नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत गुलाबी शहर के आसमान पर उड़े शौर्य के रंगों के साथ। आज जयपुर में भारतीय वायुसेना का जोरदार एयर शो हुआ। जल महल के आसमान पर वायु वीरों ने रोमांचक करतब दिखाए। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जोरदार करतबों का प्रदर्शन कर जयपुर वालों का दिल जीत लिया। शो को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। खास तौर पर बच्चे इस एयर शो के गवाह बनने के लिए बेहद एक्साइटेड दिखे। जल महल के आसमान पर जब वायु वीरों ने उड़ान भरी तो देखने वाले बस देखते रह गए। चलिए आपको भी दिखाते हैं जयपुर एयर शो की ये शानदार तस्वीरें। रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन में आज पराक्रम का उत्सव मनाया गया। आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी से आई हैं। जयपुर के आसमान पर भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। जल महल के आसमान पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। शो में सबसे पहले सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने नाहरगढ़ बेस से उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में आई फॉर्मेशन बनाया। इसके बाद सारंग टीम ने डबल एरो क्रॉस और हार्ट पिंचिंग फॉर्मेशन बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। जबकि सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के 9 विमानों ने तेजस फॉर्मेशन के साथ एंट्री ली। 9 हॉक मार्क 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर 18 मैन्यूवर बनाए। चाहे सूर्य किरण टीम का सिग्नेचर डायमंड फॉर्मेशन हो या फिर बैरल रोल फॉर्मेशन, सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। मुझे सबसे अच्छा वो लास्ट वाला फॉर्मेशन लगा। और क्या-क्या सीखा आपने? अपने हेलीकॉप्टर्स देखे, एयरफोर्स के जेट्स देखे, क्या कुछ सीखा? मैंने सीखा कि हमें ब्रेव रहना चाहिए और जो भी करना है वो हम पूरा मन से करें। सब कुछ बहुत फैंटास्टिक सा था। ऐसे बहुत लाइवली सी फीलिंग आ रही थी। एंड मेरे जो ताऊजी है वो खुद एक पायलट है। ही इज अ ग्रुप कैप्टन राइट नाउ एंड ही इज फ्लाइट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा इमोशनल भी है। तो सारे फैक्टर्स मिलाए थे, बहुत अमेजिंग था। बच्चों के लिए एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत है कि वो इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करें तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो फाइटर पायलट बन सकें या अपनी आर्मी में या नेवी में काम कर सकें। We as a family came here and we really enjoyed it. बच्चे बहुत ज़्यादा motivated हैं. They really want to see and in future I'm sure they would also like to fly such aircraft. So छोटी and बड़ी, I have 2 daughters and they both are really motivated and they really enjoyed this afternoon. टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक भी दिखाई। जयपुर का आसमान केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि सूर्य किरण टीम का ये 801वां शो है। जयपुर का आसमान कुछ दिनों से वायुसेना के इन रंग बिरंगे एयरक्राफ्ट्स की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। दरअसल ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की ये टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SK-80 यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है।
ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। आजादी के पहले तक वायुसेना में कोई अलग एरोबेटिक्स टीम नहीं थी। 1944 में पहली बार अलग अलग स्क्वाड्रन से आए पायलट्स को मिलाकर एक एरोबेटिक टीम बनाई गई, जो एयरफोर्स डे और दूसरे खास मौकों पर अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करती थी। 1982 में वायुसेना की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय भी अलग अलग पायलट्स को मिलाकर द थंडरबोल्ट्स नाम से एक विशेष एरोबेटिक टीम बनाई गई थी। थंडरबोल्ट्स ने लगभग 10 साल तक अलग अलग मौकों पर अपनी एरोबेटिक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता था। 1989 में थंडरबोल्ट्स ने अपना आखिरी शो किया था। बाद में एरोबेटिक शोज का पूरा जिम्मा सूर्य किरण टीम को दे दिया गया। इस टीम में कुल 13 पायलट्स हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट्स ही एक शो में भाग लेते हैं। टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर जेट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। टीम लीडर भविष्य के लिए पायलट्स का चुनाव भी कर सकता है। आमतौर पर ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर पायलट्स का चुनाव होता है। टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक मार्क 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपनी जानदार करतब दिखाती है। और ऐसे ही शानदार करतबों के लिए विख्यात है वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की ये टीम दुनिया की इकलौती 5 हेलीकॉप्टर मिलिट्री एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है। जो अपनी सटीकता और रोमांचक कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। 2005 में स्थापित ये टीम स्वदेशी HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। ये टीम भारतीय वायुसेना की दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सारंग संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ मोर होता है, जो रंगीन हेलीकॉप्टर्स के साथ आकाश में कलाबाजी दिखाते समय मोर के पंख फैलाने जैसा नजारा बनाते हैं। ये टीम 5 लाल और सफेद रंग के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करती है, जो हवा में बहुत कम दूरी पर अद्भुत फॉर्मेशन और करतब दिखाते हैं। ये टीम वायुसेना की 151 हेलीकॉप्टर यूनिट का हिस्सा है और तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन से ऑपरेट होती है। सारंग टीम न केवल सैन्य कौशल का प्रदर्शन करती है, बल्कि युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित भी करती है। सूर्य किरण और सारंग टीम के जांबाजों ने जयपुर एयर शो में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। वायुसेना की एरोबेटिक्स टीमों ने अपने रोमांचक करतबों से जयपुर के साथ साथ सारे देश का दिल जीत लिया। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आसमान के बाद अब बात समंदर की। जल्द ही एक और परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली है। ये अरिहंत क्लास की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के आसपास नौसेना में कमीशन किया जा सकता है। INS अरिदमन पहले से नेवी के बेड़े में मौजूद 2 परमाणु पनडुब्बियों से ज्यादा ताकतवर और सक्षम होगी, यानी ये समंदर में दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा घातक साबित होगी। ये सबमरीन परमाणु युद्ध में भारत के पलटवार की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। बता दें कि दुनिया में गिने चुने ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत है और हिंदुस्तान भी इन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल है।
शत्रु के हर घात पर अब होगा प्रतिघात। तय होगी देश की विजय और दुश्मन की मात, क्योंकि भारत के दुश्मनों का करने दलन सागर में उतरने वाली है INS अरिदमन। अरिदमन यानी शत्रु का नाश करने वाला भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सामर्थ्य को बल देने की गाथा में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए INS अरिदमन न्यूक्लियर सबमरीन जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। आपको याद दिला दें कि इस साल मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने शौर्य का परचम लहराया था। बताया जा रहा है कि INS अरिदमन की कमीशनिंग का समय ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह के आसपास हो सकता है, जिसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत किसी भी तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये संदेश भारत ने साफ दे दिया। अब भारत की नौसेना अपना तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिदमन कमीशन करने वाली है और वो भी बहुत जल्द, यानी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन भारत कमीशन कर लेगा। इससे पहले 2016 में INS अरिहंत और 2024 में INS अरिघात को कमीशन किया जा चुका है और अब तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिदमन भारत शामिल करने वाला है। और सूत्रों की माने तो बहुत जल्द जो ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं अरिदमन के लिए वो पूरे किए जा रहे हैं। बता दें कि INS अरिदमन एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बगैर न्यूक्लियर प्रहार से उसका सर्वनाश कर सकती है। INS अरिघात और अरिहंत के बाद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये तीसरी स्वदेशी सबमरीन है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। भारत की नेवी जल्दी ही अरिदमन क्लास सबमरीन जो कि SSBN है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कैपेबल सबमरीन है, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती है। यह न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा भी है और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से, यानी न्यूक्लियर की ताकत से चलने की वजह से बहुत समय तक समुद्र के नीचे रह सकती है। इसको बार बार डीजल के लिए या रीसप्लाई के लिए, चार्जिंग के लिए ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या तट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक चल सकते हैं तो ये चल सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी घातक हो जाती है। K4 K15 मिसाइल सिस्टम से लैस रहेगी जो कि 750 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए संभव है, जो कि इसकी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। शांत रहता है, छुप कर हमला करने में सक्षम है और दुश्मन को मालूम नहीं चलता, वहाँ पर पास जाकर ये अपना मिसाइल के द्वारा फायर करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को कमीशन तो नेवी में किया जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर ही ऑपरेट होगी। दरअसल जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं, जो सीधे PMO को रिपोर्ट करते हैं। बता दें कि INS अरिदमन अरिहंत क्लास की एक विशालकाय पनडुब्बी है। ये अपनी ही क्लास की अरिहंत और अरिघात से कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस्ड है, यानी INS अरिहंत और अरिघात से कई गुना ताकतवर और विध्वंसक है INS अरिदमन। INS अरिहंत 7000 टन वजनी विशालकाय सबमरीन है। इसमें 750 किलोमीटर रेंज 24 K15 सागरिका मिसाइल लगाई जा सकती है। ये 3500 किलोमीटर रेंज वाली 8 K4 मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है। K4 मिसाइल की रेंज एशिया के अधिकांश हिस्सों को कवर करती है। मान के चलिए कि चीन और पाकिस्तान के सामने ये परमाणु पनडुब्बी भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती देगी। ये पूछा जाता है कि अरिघात और अरिहंत के मुकाबले में अरिदमन में क्या फ़र्क है। अरिदमन उससे काफ़ी एडवांस है, काफ़ी बड़ा है। वो 6000 टन डिस्प्लेसमेंट था, इसका 7000 डिस्प्लेसमेंट है।
साथ साथ में ये ज़्यादा मिसाइल कैरी कर रहा है। ये आज देखा जाए तो K4 मिसाइल भी कैरी कर रहा है। K15 के अलावा उसमें K15 थी जिनकी रेंज 750 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। और ये बेहतर और बहुत शांत तरीके से चलता है और इसकी टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। इस पनडुब्बी का निर्माण बेहद गोपनीय एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है। इस समय अंतिम चरण के सी ट्रायल्स चल रहे हैं। सिस्टम वैलिडेशन और हथियारों के इंटीग्रेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाकी परीक्षण सफल रहते हैं तो इसे जल्द ही औपचारिक तौर पर नौसेना को सौंप दिया जाएगा। वैसे भी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ये पनडुब्बी 2026 में कमीशन होगी, लेकिन अब समय सीमा स्पष्ट होती नजर आ रही है। बता दें कि भारत लंबे समय से 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करने का काम कर रहा था। इसमें INS अरिहंत और अरिघात पहले ही नौसेना में कमीशन की जा चुकी थी। INS अरिदमन के आने के बाद भारत के जंगी बेड़े में डीजल कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ साथ 3 न्यूक्लियर सबमरीन भी होंगी। जाहिर है भारत अपनी समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है, जिसे तोड़ना दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। ये न्यूक्लियर सबमरीन भारत के परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाकर देश के सुरक्षा घेरे को और मजबूत करेगी, साथ ही क्षेत्र में सामरिक संतुलन और शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा तैयार करके भारत अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और पानी के अंदर से न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत को और मजबूत बना रहा है। कहा जा रहा है कि अरिदमन भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को कैसे मजबूती देगी। देखिए, भारत ने एक फिलॉसफी बनाई हुई है कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अगर हम फर्स्ट यूज़ नहीं करते हैं तो लेकिन हमारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार रहें। इसमें अरिदमन जैसा सबमरीन जो है पनडुब्बी काफ़ी कामयाब रहती, क्योंकि छुप के रहती, इसको हिट करना मुश्किल है। इसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे, मिसाइल होगी और ये पास जाके पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम रहेगी। तो देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियर ट्रायड हवा, जमीन और पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। ये न्यूक्लियर पनडुब्बी निश्चित तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। अरिहंत और अरिघात के बाद INS अरिदमन की कमीशनिंग के बाद भारत को अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी। देश की रक्षा के पथ पर सागर के ये प्रहरी अभेद्य कवच साबित होंगे। विशाखापट्टनम से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। INS अरिदमन भले ही नौसेना के बेड़े में 2026 में शामिल होने जा रही है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी 5 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी, तब जब भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर सबमरीन रूस से लीज पर ली थी। इसके साथ ही भारत की आंखों में अपनी जमीन पर न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का सपना पलने लगा था। सालों के प्रयास और मेहनत के साथ भारत लगातार न केवल शक्ति बल्कि अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाता चला गया और आज ये सपना हकीकत बनकर हम सबके सामने है। वो साल था 1954 का, जब अमेरिका ने अपनी नॉटिलस सबमरीन के साथ पहली बार दुनिया को न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत और करामात का एहसास करवाया था। इसके बाद तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में अपनी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की होड़ शुरू हो गई। लेकिन भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन की अभूतपूर्व ताकत का स्वाद पहली बार चखा 1980 में। 1980 में भारत ने रूस से चार्ली 1 क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लीज पर ली। इस सबमरीन को भारत ने नाम दिया INS चक्र। INS चक्र ने 1987 से 1991 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी। भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर में जो सबमरीन्स बना रहे, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और पहले हम रशिया से चक्रा और लीज पर भी लेते थे सबमरीन, फ्रांस से लेते, लेकिन जब अपनी बनने लगती है तो एक इको सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक हमारे साइंटिस्ट डेवलप हो जाते हैं, एक हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनती है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बनता है, हमारी सप्लाई चेन, यानी कि कभी भी हमें
रुकावट नहीं आएगी हमको उसको मिलने में। एक बार अपना बनने का चक्कर शुरू हो जाता है तो देखा जाए तो बहुत फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक ताकत के तौर पे भी उभर के आते हैं। साथ साथ में एक एंसिलरी इंडस्ट्री बहुत खुल जाती है, बहुत सारे MSME और छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा होता है। और एक बहुत बड़ा एक तरह कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ जाती है इसमें। ये भारत में न्यूक्लियर पनडुब्बियों के युग का आगाज था। रूस से आई सबमरीन के बाद ही भारत में न्यूक्लियर सबमरीन के निर्माण के विचार ने जन्म लिया। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन की तुलना में कई अधिक ताकतवर होती हैं। ये लंबे समय तक गहरे पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती हैं। पहली SSN यानी शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, इन्हें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कहा जाता है। जबकि दूसरी है SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। SSBN को न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन कहा जाता है। SSBN यानी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी करती हैं। ये न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए होती हैं। इनका रोजमर्रा के ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं होता। जबकि SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। ये किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती हैं, लेकिन इन्हें ऊर्जा न्यूक्लियर ईंधन से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है। ये SSN एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, अटैक सबमरीन है। और SSBM और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। SSN एक अटैक मोड में रहती है, दूसरे सबमरीन को के ऊपर अटैक करती है, शिपिंग के ऊपर अटैक करती है। वो एक कन्वेंशनल वेपन ले जाती है और फास्ट होती है क्योंकि थोड़ा सा लाइटर होती है। जबकि SSBN एक थोड़ा बड़ी होती है, भारी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल ले जाती है, न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होता है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लेने में सक्षम होती है। और इसका टास्क ज़्यादा स्ट्रेटेजिक टास्क होता है, SSN का टास्क ज़्यादा टैक्टिकल होता है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक भी SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, लेकिन भारत SSBN के निर्माण के लिए काफी पहले कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत में न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण करने के इरादे से 1980 में ATV यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ATV का पहला प्रोजेक्ट था अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में लॉन्च किया था, जिसके बाद इसके सी ट्रायल्स हुए और अरिहंत को बिना किसी शोरगुल के अगस्त 2016 में कमीशन कर दिया गया। वहीं 2024 में कमीशन हुई INS अरिघात भारत के इसी महत्वाकांक्षी ATV प्रोजेक्ट का दूसरा सिपहसालार था। और अब न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन के आने से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में और इजाफा हो जाएगा। अब भारत न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को टक्कर दे सकेगा, बल्कि दुनिया में न्यूक्लियर सबमरीन पावर वाले देशों के बीच भारत की धाक भी बढ़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन भारत को एक बड़ी ताकत देता है। आज दुनिया में 6 ऐसे देश हैं, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। और न्यूक्लियर सबमरीन SSBN खास तौर से जब हम देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जिसको फायर करने में सक्षम है, ये न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होता है। ये हिंद महासागर में हमारी ताकत को बहुत बढ़ाता है, जहाँ पर कि आज भारत का अगर 12,000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। और साथ साथ में जब ये 3 पनडुब्बियाँ आज आ गई हैं बेड़े में, अरिघात क्लास की, अरिदमन जो लेटेस्ट आई है, इसके अलावा और बन रही है, तो ये एक भारत की शक्ति का प्रोजेक्शन है। INS अरिदमन के आने से अब हिंदुस्तान जल, थल और नभ
हर मोर्चे पर दुश्मन के परमाणु हमले से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हो जाएगा। विशाखापट्टनम से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।